नीचे हो गया है, नीचा हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। इसका ऊंचा है। नीचे तुम लोग ना खड़ा हो गया भैया, बैठ जाओ ना भैया। अरे यार गजब कर जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है यहाँ सब। ऊंचा है वो। ये ऊंचा है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। ऊंचा कर दो, ऊंचा कर, ऊंचा है नहीं, ऊंचा है। भैया लगा दो भैया। अरे यार अब तो ठीक है ना, अब ठीक है। जी सर। ठीक। शुरू किया जाए। है माइक है, ये तो एक काफी है, यही दे दीजिए ना। नहीं हेलो, हाँ एक से काफी। सवाल पूछेंगे। हम पूछ रहे हैं। सीधा सवाल ही कह रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी आज थोड़ा डाउन करते, आवाज थोड़ा कम करिए। हाँ बोलिए ना। पहले आप अपनी बात बोल लीजिए। बैठो ना यार, गजब कर जाओ। नहीं फिर हम हटा देंगे यार कुर्सी। लाइट जा रहा है, नहीं समझ आज में आ रहा है। और तो जा रहा है, साइड होकर करो। आज बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में तिथियों की घोषणा कर दी है और आज ही इसका हो गया है। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये होना ही था। पिछले वर्ष में जो चुनाव जिस दिन ऐलान किया गया था उससे लगभग 15 दिन का फर्क, और जबकि ये कोरोना वायरस के चलते एक ये भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों की मांग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा था कि आखिरकार 5 साल की अवधि है, ये पूरा हो जाएगा तो चुनाव तो समय पर होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चुनाव आयोग पर निर्भर करता था। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली, बूथ की संख्या बढ़ा दी, एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे और इस प्रकार से अनेक नए बूथ के बारे में तय कर दिया। और आज ये भी तय कर दिया कि 1 घंटा ज्यादा वोट की अवधि हो जाएगी। तो हर प्रकार से इंतजाम जो कुछ भी इसके मामले में अध्ययन किया उन लोगों ने, यहाँ पर कई मीटिंग्स की, लोगों की राय से भी अवगत हुए हैं। पूरी स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है। हम लोग तो स्वागत करते हैं और चुनाव तो समय पर ही हो जाएगा, ये अच्छी बात है। और 3 फेज का चुनाव, बीच में कुछ फेज ज्यादा होता था, लेकिन अच्छी तरह हम लोगों को याद है कि पहले तो 3 ही फेज होता था। 2005 में जो फरवरी वाला चुनाव हुआ वो तो 3 ही फेज था। तो
तो धीरे धीरे ये फेज, हाँ, बाद में धीरे धीरे फेज बढ़ता गया। 4, 5, 6, 7 एक अलग बात है, लेकिन 3 फेज का चुनाव तय कर दिया है और देख रहे हैं कि जो दशहरा और दीपावली है उसके बीच में ही चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, गिनती भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूं। होना भी चाहिए समय पर। आज ही एबीपी न्यूज सी वोटर का पोल सर्वे आया है जिसमें जेडीयू बीजेपी की काफी बढ़त है, 160 प्लस दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके अनुमान इतना है या और भी ज्यादा है, या इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रही है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक है। जनता को तय करना है कि उसको किसको मौका देंगे, किन लोगों को मौका देंगे, तो जनता मालिक है। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जनता की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्स है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे और आगे भी जो काम करने के बारे में हम सोच रहे हैं, अगर आपको चाहिएगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन वो संक्षेप में बताएंगे, फिर उसका तो डिटेल जानकारी देंगे। एक तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी पहले कहा, जो कुछ भी हम लोगों ने चुनाव के पहले दिन योजनाओं के बारे में बताया कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और चुनाव के बाद जिस तरह के कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों ने सरकार बनने के बाद ऐलान किया, उस पर तो हमेशा उसका अनुपालन करते रहे हैं, उसको क्रियान्वित किए हैं और उसका नतीजा देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, राज्य की पूरी आमदनी का क्षेत्र हो, लोगों की आमदनी का मामला हो, हर चीज में वृद्धि हुई है। और जो इस कार्यकाल में जिसका समय अब समाप्त हो रहा है और नया चुनाव होने वाला है, तो इस बीच में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, हमने 7 निश्चय के माध्यम से जो निर्णय लिया और एक एक चीज का हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि 7 निश्चय का जो हम लोगों ने किया, किस तरह से इसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया, और उसके बाद जो कुछ भी है और जो काम है, बहुत सारे काम हो गए, काम प्रारंभ हो गए, बहुत सारा काम पूरा हो गया, प्रोसेस में पूरा हो गया। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ये सब बनवा रहे हैं, और महिला आईटीआई, हर अनुमंडल में आईटीआई, तो इस तरह से, और एएनएम संस्थान, ये सब काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सब काम शुरू है और बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो चुका है, अनेक जगहों पर हो रहा है। कई बार आदमी कुछ भी चाहता है, कुछ जगहों पर तो मान लीजिए जगह मिलने में विलंब होता है, लेकिन अब तो वो समस्या नहीं, सब जगह हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, तो इन सब चीजों पर जो काम हुआ है, सारे संस्थानों का निर्माण, और फिर युवाओं को जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे आगे पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन से वो आगे पढ़े, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ भी काम शुरू किया, ये सब आप देख रहे हैं कि कितना अधिक संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 7 निश्चय में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है, हम लोगों ने सब पर क्रियान्वयन किया। और आप समझ लीजिए कि अब जैसे 4 चीजों को ले लीजिए, तो हम बता रहे थे यूथ वाला तो इंस्टीट्यूशंस का हो गया, और उसके बाद जो कुछ भी हम लोगों ने किया, कुशल युवा कार्यक्रम का, या स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके जो हम लोगों ने उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक की मदद, ये सब किया अच्छी खासी संख्या में है। और जो कुशल युवा कार्यक्रम किया, 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण लिया। और जो हमारी उस पर यही राय थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, हमने शुरू से कहा कि कोई भी आदमी को काम चाहिए तो उसको काम के लिए तो ट्रेनिंग होना चाहिए, तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोग उसको ट्रेनिंग का इंतजाम किए, बेहतर संवाद के लिए, हर तरह से बात हो,
तो एक एक चीज पर जो भी काम किया, कंप्यूटर पर काम करना सीखा है, तो एक एक चीज उसका लाभ 10 लाख लोगों ने लिया। स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी लाभ लोगों ने लिया। तो जो कुछ भी हो, और जो हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाए उसका भी किया, ये सब तो स्टूडेंट वाला हम बता। इस वक्त महिलाओं को 35% का जो आरक्षण था हर क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में, अब उतनी महिलाओं का नियोजन होने लगा। पुलिस वाले में अगर देख लीजिए तो जितना पुलिस में अब महिलाएं बिहार में आ रही हैं उतना शायद ही किसी राज्य में, तो हर तरह से काम किया। और इसके बाद जो बाकी 4 और 7 निश्चय के अंतर्गत था, हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर इच्छुक परिवार तक, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण और शौचालय का निर्माण। देखिए काम बहुत तेजी से, और आपको मालूम है कि हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से फिगर दिया है, और आप लोग चाहिएगा तो हम उसको फिगर को जो अब हम है रिलीज भी कर देंगे अपनी तरफ से। आज जो हम बात कर रहे हैं सारे फिगर्स, और जान लीजिए कि अक्टूबर तक वो जो कुछ भी हमने घोषणा की वो हो ही जाएगी। और जहां तक शौचालय वाली बात है वो लगभग पूरा हो गया है। और बापू जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से समझ लीजिए कि उसका पूरे तौर पर वो काम पूरा हो जाएगा। सामुदायिक भी हम लोगों ने बनवाया है, जिसको अपने घर में, घर ऐसा है नहीं कि गरीब लोगों को, तो सामुदायिक भी बना दिया हम, और बना करके एक एक चाबी उसको दे दिया कि उसको आप देखिए। शहरों में भी किया, तो अभी हाल ही में आपने देखा कि कितना उसका हम लोगों के द्वारा उद्घाटन हुआ। तो एक एक चीज का काम, और आप समझ लीजिए कि ये सब काम किया है। और इस प्रकार से और भी कई योजनाएं जो हम लोगों ने चलाई 18 में, इसके अलावे भी 7 निश्चय के अलावे जो बहुत सारा काम हम लोगों ने शुरू करवाया, वो भी बहुत तेजी से काम हुआ। इसलिए जो कुछ भी काम, और पहले का भी काम, अब सड़क वाले में देख लीजिए कि सड़क वाले में पहले हम लोगों का था राजधानी पटना सुदूर इलाके से चलकर 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे, और उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया 5 घंटा का समय। अब उस पर जितना तेजी से काम हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, कितना तरह का चीज हम लोगों ने उसको एलिवेटेड रोड, ये सब कुछ करवाया, और उस पर कितनी योजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृत किया, एक एक क्षेत्र में काम हुआ। तो इसलिए देखिए हमने जो कुछ भी शुरू से वादा किया और जिस बात की घोषणा की, उसका एक एक काम हम लोगों ने किया। और इस बार भी जो हम 7 निश्चय का बता दिए, और कई योजनाओं के बारे में जो भी काम किया उसका कितना लाभ लोगों को हुआ, महिलाओं के लिए कितना किया कि भाई घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुश होना चाहिए, तकलीफ में नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए जो जो और नई नई स्कीम हम चला करके दिए, उसका सबको लाभ कितना मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, पिछली बार आप गए थे सर, पिछली बार चुनाव में जब आप गए थे तो 7 निश्चय आपने उसको डिवाइस किया था, प्रोग्राम किया था, जिसको आपके अदर एलाइज ने अडॉप्ट किया। इस बार क्या आप वैसा ही कुछ करने वाले हैं अगले 5 सालों के लिए? मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जब भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं तो उसका इतिहास ये रहा है कि आप बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हैं, तो क्या आपकी आकांक्षा है कि लोकसभा में आप बराबरी पर लड़े, इस बार आपको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए? तीसरी बात है सर, क्या आपको लगता है कि रामविलास पासवान की अब आपको एनडीए में कोई जरूरत नहीं रही? देखिए आपने जो पहला प्रश्न किया कि जैसे पिछली बार 7 निश्चय पर चले तो आगे आपका क्या है, ये बहुत ठीक आपने पूछ दिया। हम आपको बता देते हैं कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, इस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बना दिए, हर घर नल का जल दे दिए, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, बिजली का कनेक्शन दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। शौचालय वगैरह का, तो हर चीज का मेंटेनेंस जैसे हमने पहले ही से कर दिया, सड़कों का और
पुलों का मेंटेनेंस के लिए हमने पॉलिसी बना दी और उसके हिसाब से कहा, और इसको हम तो एकदम बिल्कुल इसको लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भी डाल दिए, ताकि अगर कोई गलती करेगा, मेंटेन नहीं करेगा, अनुरक्षण नहीं करेगा, तो न सिर्फ अनुरक्षण किया जाएगा बल्कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। एक बात मुझे बताया, तो अब भी पुनः एक और 7 निश्चय के बारे में हमने सोचा। अगर आप कहिएगा तो उसके बारे में कुछ बताते जो हम सोचे सच्चे थे, उसका डिटेल तो फिर हम रिलीज करवाएंगे, उसका एक एक आइटम और उस तरह से करके। अभी मोटे तौर पर जो हमने सोचा, और इसके बारे में ऐसा मत समझिएगा, हम जो काम कर रहे हैं तो हम फीडबैक लेने की भी कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में क्या है। हम अगर कोई काम करवा रहे हैं तो पहले कुछ नहीं था, अब काम हो रहा है, तो लोगों की इच्छा होती है कि हमारा और ये काम होना चाहिए। तो इसको भी इतने दिनों पर काम करते हुए हमने जो आकलन करने की कोशिश की और एक तरह से कहिए कि उसके बारे में फीडबैक लेने की कोशिश की, तो उसके बाद अब मेरे मन में आया कि साहब हम लोगों को पुनः एक और 7 निश्चय, इसके बाद दूसरा फेज 7 निश्चय का हम लोगों को शुरू करना है, और हम लोगों को सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और इसके लिए 7 निश्चय, दूसरा 7 निश्चय सेकेंड फेज शुरू करेंगे। और पहला है यूथ के लिए हम लोगों ने सोचा है, पहला है हमारा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब उसमें युवाओं को, एक तो सबको मालूम है कि भाई राज्य सरकार में या कहीं भी केंद्र सरकार में या किसी भी राज्य में हर एडुकेटेड व्यक्ति को या किसी को भी, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी तो एक सीमा है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, न सिर्फ एजुकेशन बल्कि उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि साहब उनको काम मिले, हर प्रकार का काम मिले। इसके लिए जो हम प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं उसमें और सुधार लाए। जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, जैसे हमने कहा कि भाई कंप्यूटर पर काम करना सीखिए, तो प्राइमरी चीज थी, अब इसको बढ़ा करके यानी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको पूरे तौर पर ज्ञान हो और इतनी उनको जानकारी हो कि उनको कोई न कोई काम जरूर मिले, और उनको और भी बेहतर हम एजुकेशन इस प्रकार से दें कि वो पूरे तौर पर अपनी पढ़ाई करने के बाद उनको और बेहतर प्रशिक्षण हम दें। एक तो उसका ये काम होगा कि संस्थानों में हम गुणवत्ता बढ़ाएंगे ताकि और बेहतर उनकी पढ़ाई हो जाए, और उसके ऊपर बाद में ट्रेनिंग दिया जाए। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, मार्गदर्शन, नई स्किल में प्रशिक्षण, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस तरह का कुछ करेंगे। हर प्रमंडल में टूल रूम, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाए, यानी लोगों का स्किल करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट हम लोग बनाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक सहित सब में नया विभाग में सब, यानी उसमें ITI को भी डालेंगे, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस को भी डालेंगे। जितने प्रकार का हम प्रशिक्षण करते हैं इन सब लोगों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग, एक विभाग बना करके, और उसके माध्यम से इस तरह से लोगों को एडुकेशन के अलावे उनका प्रशिक्षण हम पूरे तौर पर करें ताकि उनको काम मिल सके या खुद भी अपना कुछ काम कर सके और लोगों को भी काम में शामिल कर सके। तो इस तरह का हम लोग करना चाहते हैं। और अगर कोई उद्यमिता विकास के लिए काम करेगा, आपको मालूम है नई हम लोगों ने औद्योगिक नीति भी बना दी, उद्यमिता के विकास के लिए हम लोग मदद देने का भी निर्णय कर लिए। लेकिन जो उद्यमिता विकास जो करेगा, कोई भी काम करना चाहेगा, किसी भी प्रकार का उद्यम, कोई नया यूथ, तो उनको हम मदद करेंगे। उसको जितना इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी काम में, तो मिनिमम 50%, 3 लाख रुपया या 50% जो भी उसके लिए जरूरी है, उस तरह का हम उसको उद्यमिता के काम के लिए मदद करेंगे। हम लोगों का पहले से भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए तो हम लोग उद्यमिता के लिए दे रहे हैं मदद। लेकिन ये किसी के लिए भी, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूथ हो, हर किसी को हम लोग, अगर वो चाहेगा कोई काम करना, तो इसमें हम इस तरह का मदद करेंगे। एक तो यूथ के लिए ये हुआ, हालांकि उसका और डिटेल हम जारी करेंगे ताकि एक एक चीज का, चाहे अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो क्या क्या टेक्नोलॉजी किस किस स्तर पर उनको सिखाएंगे,
ये सब हम डिटेल जारी करें, लेकिन मोटे तौर पर हमने बता दिया यूथ के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति के नाम से पहला आइटम, और दूसरा महिलाओं के लिए सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। महिला की सशक्तता के लिए जो हम लोगों ने आज तक काम किया, 50% का आरक्षण देना, कितना बड़ा जीविका समूह बना, आप सोच लीजिए। जो हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख बनेगा, 10 लाख से भी ज्यादा, 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं उसके साथ जुड़ गई। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन इसके अलावे भी महिला उद्यमिता हेतु विशेष हम लोग सहायता देंगे। यानी जिस तरह से हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो किया था कि 10 लाख रुपए तक की मदद, 5 लाख रुपए का ग्रांट देंगे उनको और 5 लाख रुपया उनको ऋण देंगे और किसी प्रकार का उसमें टैक्स देंगे। तो ये जो हम लोग किए, अब यही किसी भी महिला के लिए, कोई भी महिला चाहेगी तो उनके लिए हम एक महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना, इसी तर्ज पर एक योजना बनाएंगे जिसका विस्तृत हम जारी करेंगे। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए, अब आप जानते हैं कि हमने महिलाओं के लिए किया है ताकि भाई महिला हो, लड़की पैदा हो तो लोग खुश हो। तो हमने क्या किया था कि भाई इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, अविवाहित, तो आप जानते हैं हम लोग इसको देखते हैं कि किसी को विवाह कम उम्र में नहीं हो, तो उस सब के लिए काम करते हैं। तो आखिर कोई 12वीं कक्षा पास करेगी तो उस समय उसकी उम्र 18 साल नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा था पहले कि जो इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उसको हम लोग मदद करेंगे कितना, 10,000। और अगर कोई भी उस विवाहित भी हो जाएगी, स्वाभाविक है, ग्रेजुएशन कर ले, तब उनको हम 25,000 रुपये दे रहे हैं। अब हमने तय कर, अब अगली बार आपके लिए तय कर दिया है कि भाई कोई भी लड़की इंटर कर लेगी तो उसको 25,000 रुपया देंगे आगे की, और अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000 रुपया देंगे हर महिला की, हर लड़की की। तो ये भी हम लोगों का है सक्षम महिला के लिए, सशक्त महिला सक्षम महिला। और क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। देखिए, सिर्फ नौकरी देना नहीं का मतलब, जहां भी जिस लेवल पर होता है, जैसे अब मान लीजिए थाना, जैसे ब्लॉक, अंचल, सब डिवीजन, जिला, ये सब जगहों पर हम जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी तरह से ये इंश्योर्ड होगा कि सारे इस प्रकार की जगहों पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए। तो ये हमारे अगले 7 निश्चय का द्वितीय 7 निश्चय का ये हमारा है, महिलाओं के लिए इतना करने का। और उसके बाद आप जानते हैं, हम तो पहले ही से कह चुके हैं, एक और हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाए। ये हम पहले से बोल रहे हैं, आप जान रहे हैं, इस साल के हम शुरू से बोल रहे हैं, उस समय कोरोना वगैरह नहीं आया था, तब से ही हम बता रहे हैं कि हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। ये एक हमारा निश्चय, ये तीसरा हो गया। चौथा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अब हर घर तक बिजली तो पहुंचा दी, अब हर गांव में, हर अनुमंडलीय गांव ही नहीं कहिए, हर गांव में पूरे तौर पर, सिर्फ पंचायत की बात नहीं कर रहे, हर गांव, चाहे गांव हो, मोहल्ला हो, एकदम बिल्कुल हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। हर गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, ये हमारा अगला निश्चय, गांव को विकसित करने का। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसका ट्रायल करवा करके देखें, कंप्लीट एकदम ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का हर गांव का इंतजाम, मैंने कोई भी गंदी चीज नहीं रहेगी। और हमने तो प्रयोग देखा ने, एकदम बिल्कुल सब चीज को अगर ठीक किया जाता है तो उसका उपयोग 85% होता है। जिसको वेस्टेज मान करके लोग फेंकता है, 85% उसका इस्तेमाल होता है और बेहतर ढंग से होता है। और सब चीज का किस प्रकार से हम उसको अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट करके किस तरह से कोई काम कर सकते हैं, तो ये प्रयोग करके देखा गया। तो अब लोग अगली बार करेंगे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। और जैसा हमने कहा था कि पूर्व का जो 7 निश्चय योजनाओं के अंतर्गत जो भी हम काम किए, उसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस, ये हर हालत में उसका मेंटेनेंस होगा। ये नहीं है कि किसी चीज को दे दिया
और वो चीज आगे उसके लिए खराब हो, ये नहीं हो सकता। उसको मेंटेन करके चलाना है हर तरह से, जिसका हम जिक्र कर दिए। और पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, लोग गांव में रखते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधनों का भी विकास करने के लिए उनको जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे पूरे तौर पर। उसका स्वच्छ शहर विकसित शहर, शहरों के लिए, गांव के लिए तो हम बता दिए, शहर के लिए भी यही जो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कोई गांव का ये चीज कचरा ऐसे ही नहीं रहेगा। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल, लोग होते हैं बुजुर्ग लोग, उनके रहने की जगह नहीं, परिवार में उनको दिक्कत होती है, बाहर रहना चाहते हैं, तो हर जगह हम लोग बनवाएंगे, हर शहर में हम लोग आश्रय स्थल, वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराएंगे, ताकि हमारे जो भी वृद्ध जन जिनको किसी प्रकार की कठिनाई है, परिवार में उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाएंगे वृद्ध जनों के लिए। और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन करने, अब शहर में देखते हैं कहां कहां सब ऐसे ही बसा रहता है, सबके लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण कराएंगे, चाहे किसी भी शहर में। सिर्फ हम पटना की बात नहीं कर रहे, नगर निगम की बात नहीं कर रहे, चाहे नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, जितने भी शहर कहीं से भी आकर के वहां पर रह रहा है, उसको रहने की जगह नहीं है, तो हम लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना करके सबको एकोमोडेट कराएंगे और सबको रखेंगे। यह हमारा एक है। और जितने सभी शहर और महत्वपूर्ण नदी घाट, सिर्फ शहर ही नहीं, अब जैसे पटना शहर गंगा नदी के किनारे, इस तरह से जो भी शहर या कोई भी जहां घाट है, उसके घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण, ये कहीं इंतजाम नहीं रहता है, उसके चलते लोगों को तकलीफ, कहीं कहीं उनको अंतिम संस्कार करना पड़ता है। और देखिए जो बिजली वाला इंतजाम जहां किया गया है, सब लोगों को सहूलियत हो गई, इसलिए हर जगह विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा। ये स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा, सुलभ संपर्कता। अब एक बात हम पहले ही कह चुके हैं कि गांव को तो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का लगभग काम पूरा हो गया, हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन इसके अलावे कई गांवों को जोड़ करके बेहतर सड़कों के साथ उनका जोड़ना उपयोगी है। मान लीजिए प्रखंड में जाना है, अनुमंडल में जाना है और कोई जरूरी जगह पर जाना है, तो उसका भी हमने पूरे तौर पर सर्वेक्षण करके गांव-गांव को जोड़ करके बेहतर सड़क तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, तो आसपास के गांव को जोड़ते हुए मुख्य पथों और महत्वपूर्ण स्थानों तक संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण, जैसा हमने कहा, चाहे अनुमंडल हो, थाना हो, प्रखंड हो, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब गांव तो जुड़ गए, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब इसको देखा जाएगा कि भाई गांव को तो जुड़ गए, अब इस तरह का पूरे इलाके में देखा जाएगा कि भाई और कई गांवों को, अगल बगल के गांव को जोड़ते हुए हम किसी मेन और सड़क है वहां पर पहुंचा दें, ज्यादा जल्दी वो पहुंच सकता है। तो ये काम अब अगले निश्चय में करेंगे, इसका ऐलान हमने पहले किया। और दूसरा चीज, जितना भी शहरी इलाका या मुख्य सड़कें जहां से भी गुजर रही, वहां पर आबादी का घनत्व, तो उसमें आने जाने के लिए कितना भी सड़क बनवाइए दिक्कत होगी, तो उन सब जगहों पर बाईपास सड़क का निर्माण हम लोग करवाएंगे और जहां जरूरत होगा फ्लाईओवर का निर्माण कराएंगे। यहां देख रहे हैं पटना में कितना फ्लाईओवर का निर्माण करें और कई जगहों पर कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग करेंगे, अपनी तरफ से जितनी सड़कें उसका करेंगे। और मान लीजिए कोई NHAI का, NH का है, तो उन लोगों को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि यहां पर करिए, लेकिन अपनी तरफ से जितना भी है सबका बाईपास हम लोग करवाएंगे। तो इसलिए समझ लीजिए सुलभ संपर्क, इसका नामकरण हमने किया सुलभ संपर्क का, चाहे गांव में हो, शहर में, किसी भी सड़क से जा रहे हैं, किसी तरह की कठिनाई नहीं। एक तो ये हो गया छठा। और सातवां, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। जो हमने थोड़ा देखा, तो ये देखा है कि गांव वगैरह में जो हमारा हेल्थ सब सेंटर है वो ठीक से फंक्शनल नहीं। और दूसरी तरफ देखते थे कि गांव में लोग पशुपालन करते हैं, रखते हैं, उनका जानवर अगर बीमार हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट ठीक ढंग से नहीं होता। तो इसलिए हमने तय कर दिया है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, यानी चाहे पशु हो
या मनुष्य। उसके लिए एक आइटम यह भी होगा, और गांव में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके माध्यम से लोग तुरंत खबर कर सकते हैं और वहां से आएगा, और एक एक तरह का उसका हम और डिटेल देंगे कि एक एक तरह की सुविधा लोगों को हो जाए, और गांव में भी रहने वाले लोग हैं उनको भी प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर जो ट्रीटमेंट हो सकता है चाहे मनुष्य और पशुओं के लिए। तो ये भी हमने देखा है कि इतना काम कर रहे हैं, तो कई जगहों पर से ये बात आई कि जो पशुपालन करते हैं उनका पशु अगर बीमार हो, चाहे कोई भी पशु हो, तो उनको दिक्कत हो। तो इसलिए अब हमने एक 7 निश्चय में 7वां निश्चय, हमारे दूसरे 7 निश्चय का 7वां पॉइंट है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, यानी मनुष्य हो या पशु हो, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य। तो 7 निश्चय का दूसरा हिस्सा अब हम फिर अगर जनता मौका देगी तो हम ये करेंगे और पूरे तौर पर उसको मेंटेन करेंगे। हाँ, आप जो कहिएगा वही करेंगे। अभी देखिए कोई बात नहीं, आपस में भी बात नहीं हुई है, अब डिक्लेयर हो गया है, स्वाभाविक है बातचीत होगी, उनको नहीं लगता है। और जो बात बोले हम लोगों को बिल्कुल माननीय रामविलास पासवान जी के प्रति हम लोगों की जो शुरू से एक अच्छा संबंध रहा है, कौन क्या बोलता है उस पर नहीं, इसलिए इन सब चीजों को देखना है, बीजेपी को भी देखना है। ये जो 14 के बाद से 14 से जो उनके और एलाइन है उनको भी देखें और सब चीज को देखें, हम लोगों को उस पर कुछ नहीं। और निश्चित रूप से अब आ गया है, ऐलान हो गया, इसलिए अब बहुत ही कम समय में ही, अब ज्यादा समय तो है नहीं, इसके बारे में तय करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ज्यादा तैयारी कर रहा है, चुनाव आयोग को तो तैयारी करना उनका कर्तव्य है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो है ही, हम लोगों की तरफ से तो किसी प्रकार का कोई है नहीं। जो भी होगा बातचीत, हमको लगता है वो लोग अपना उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे और बातचीत का अंतिम रूप पर उनकी तो जानकारी नहीं, लेकिन श्री जीतन राम मांझी जी तो फिर वापस हो गए, उनके साथ जो बातचीत हुई बीजेपी ने ही कहा था हम लोगों को कि अगर वो हो, और उनसे जो बातचीत हुई तो वो तो पूरे तौर पर फिर आप हो गए हैं एनडीए के साथ। आपको लगा कि मांझी जी के आने के बाद आपको रामविलास की जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा कुछ। देखिए, जो भी लोग हैं बीजेपी के साथ हैं, उन लोगों को देख लें, उनकी इच्छा थी। अब जो बीजेपी के साथ थे, हम लोग को अलग थे पिछले चुनाव में, तब उसमें से मान लीजिए 2 चले गए, 1 आ गए, अब एक और का जो भी हो तो बीजेपी को रोकिएगा मत, समझते बीजेपी बातचीत कर रही है। नीतीश कुमार वाला कैमरा चेंज कर रहा हूँ, कार्ड खत्म। जी हाँ, बिल्कुल, नहीं कैमरा हम तो प्रारंभ से ही कर रहे हैं, और हमने तो 7 तारीख को जो मेरा पॉलिटिकल था यही से हमने इस बात को कह दिया कि 15 साल का काम देख लीजिए और नई पीढ़ी तक, यूथ तक एक एक चीज को बता दीजिए, क्योंकि जो कम उम्र का आदमी उस बेचारे ने देखा नहीं है बुरा हाल, वो कहाँ महसूस किया है अंधेरा को, या सड़क की क्या हालत थी, या शाम होने के पहले ही कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था लॉ एंड ऑर्डर का या किसी चीज का। या कुछ लोग आजकल रोजगार की बात करते हैं, हंसी वाली बात, क्या रोजगार देंगे किसी को? अभी तो हमने फिगर जारी किया है, उसी समय 7 तारीख को हमने बता दिया था, बल्कि उससे ज्यादा ही रोजगार मिला। तो और दूसरी बात, हमने तो अपने निश्चय में आपको बता दिया, अगले निश्चय में भी, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा और लोगों को अपना काम कर सके, उनको काम करने के लिए भी सहायता और उनकी ट्रेनिंग, ये सब करेंगे। तो देखिए, कुछ लोगों की तो आदत है कुछ बोलते रहते हैं, तो खैर ठीक है, कोई जो चाहे वो बोले, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। लेकिन आज तक हम लोगों का जो काम है लोगों ने देखा है, भाई हम काम करते हैं, हम कहाँ बिना मतलब किसी के साथ उलझते हैं। हमको जाना रहता, हम लोगों के बीच में जाते हैं और सीधे उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं काम। और हम तो बराबर कहते हैं कि भाई हमारा काम है सेवा करना, और हम तो हमेशा कहते हैं कि लोगों ने सेवा का मौका दिया तो सेवा करना ही हमारा धर्म है।
तो सेवा का अवसर देते हैं, उनकी सेवा करना ही मेरे लिए धर्म है, हम वही सेवा करते हैं। तो हम लोगों को तो और कोई तो मन में कोई दूसरी बात रहती नहीं। और जनता मालिक है, और हम तो एक बात कहते हैं बार बार, अभी हाल ही में हमने कहा और शुरू से भी हम कहते हैं, मेरे लिए तो पूरा बिहार परिवार एक परिवार, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं पूरे बिहार के। और कुछ लोगों को होता है पत्नी, बेटा, बेटी, वही परिवार। हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है, चाहे वो मत माने, हम सबको मानते हैं कि परिवार के सदस्य। तो हम लोग का तो विचार अलग किस्म का है, इसलिए हम तो उसी के हिसाब से चलते हैं। और बाकी तो जनता मालिक है, वो काम करने का मौका देगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो हमको क्या है, हम तो सेवा ही करते हैं ना, कोई दूसरा तो है नहीं। मेरा निजी न कोई स्वार्थ है, न मेरा कोई निजी कोई हित में कोई काम करना, हमको तो कुछ है ही नहीं। हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, मेरा व्यक्तिगत तो कोई ख्वाहिश है नहीं। सर, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, रैलियां नहीं हुई, पिछले बार जो चुनाव हुआ था आपने रैलियां नहीं हुई, बहुत फोकस आपका कैंपेनिंग रहा। अब ऐसा रैलियां अगर नहीं होगी तो ये जो बातें आप कह रहे हैं, विभागवार जो आपकी उपलब्धियां हैं, साथ कुछ ये बातें आप जनता तक पहुंचा पाने में पहले से कम होंगे या ज्यादातर सभी तरीके से पहुंचा पाएंगे? देखिए, जहां तक कोरोना की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब आप घोषणा की, जो रैलियों का नेचर क्या होगा, ये सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर छोड़ दिया। तो वो अगर परमिशन देंगे तो सभाएं होंगी, नहीं देंगे तो सभाएं नहीं होंगी। आप लोगों की इस संबंध में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या करने की? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने जो कुछ भी कहा, हम तो आज टूर में थे, रास्ते में थे, हम तो उसको आज जाएंगे, लौटेंगे रात में तो हम देखेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर यही उन्होंने कहा है तो भाई मीटिंग तो होगी। हमको जो लगता है हर पार्टी को मीटिंग करने का, हाँ, लेकिन मीटिंग में एक थोड़ी दूरी बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए, एक बात अलग है। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कितना भी लोगों को कहिए तो बहुत दूर नहीं रह पाते हैं। हम लोग जितना भी कहते हैं लोगों के बीच में यही प्रचार करते हैं कि दूरी मेंटेन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ साफ करिए। 65 साल से अधिक उम्र वाले जितने हैं घर के अंदर अकारण मत लिखिए, गर्भवती महिलाएं हैं, कोई अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों को, इनका ख्याल रखिए और अकारण घर से न निकले। तो ये सब एक एक चीज को प्रचारित करते हैं, लोगों को समझाते हैं। और आप देखते हैं कि कोरोना तो एक विचित्र चीज है ना, दुनिया भर में कभी ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब दिल्ली में नीचे हुआ, फिर बढ़ गया। सुन रहे हैं कि इंग्लैंड में बढ़ रहा, तो कहीं भी बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ तो बहुत घट रहा है। और आपको हम बता देते हैं कि कोरोना की स्थिति जो हुई है, जो बात करते रहते थे, इतना ज्यादा हम लोग रेगुलर इस चीज को मॉनिटर करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, और हमारी ख्वाहिश थी कि हर चीज में हम नेशनल एवरेज से ऊपर जाए। अब देख लीजिए, जांच में भी चलेंगे, अब 2.25 लाख तक जांच करते, उससे भी ज्यादा किसी किसी दिन जांच हुई प्रतिदिन। और जांच होने से हो जाता है कि कोई भी आदमी को, अब कहा गया कि भाई अपनी इच्छा से भी जांच कराइए, सिर्फ कोई बीमार दिख रहा उसका जांच नहीं, बल्कि स्वयं भी कराना चाहिए। तो अब इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो अब 10 लाख वाले पर जो है, जो पहले कहा जाता था बिहार में कुछ नहीं, आज की क्या स्थिति? 10 लाख की आबादी पर बिहार में जांच जो हो गया हो 50,232, 10 लाख की आबादी पर औसत 50,232, सॉरी 50,232, 50,232 10 लाख। और देश का एवरेज है 10 लाख की जनसंख्या पर 48,886। देश का एवरेज है 10 लाख की जनसंख्या पर जांच का 48,886, और हम लोगों के बिहार का बढ़कर के हो गया 50,232। अब इतना हम लोग जांच करवा करके लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि अब 91% से भी ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को कहते रहते हैं कि भाई हम लोग कर रहे हैं, और हर प्रकार का इस्तेमाल, 3 तरह का सिस्टम भी बना करके रखे हैं लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। ये सारा काम किया, लोगों को मदद करना, डॉक्टर्स के द्वारा मदद करना, सब तरह की बात हो रही है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि फिर ये बढ़ सकता है। तो लोगों को सचेत रहना है, सजग रहना है।
तो कोरोना वाले में तो जितना भी हो उसके लिए एक आम तौर पर करना चाहिए उसका ख्याल। लेकिन जब चुनाव होगा तो लोग तो जनसंपर्क करेगा ही ना, लोग तो जाएंगे ही ना जनसंपर्क करने। और वोट के बारे में तो तय कर दिया कि 1 घंटा बाद तक करेंगे और 1 लाख से माने 1000 से ज्यादा एक बूथ पर नहीं रहेगा। तो ये सब तो बात हो गई। तो उसी तरह से लोग जनसंपर्क तो करेंगे, लेकिन हम लोग देख लेंगे। हम लोग कोई मीटिंग में जाएंगे तो जो प्रावधान रहेगा उसके हिसाब से हम लोग पार्टी और अपने जो हम लोगों का अलायंस है उनके लोगों को यही कहा जाएगा कि उसी तरह से हम लोगों को करना चाहिए। और आप जानते समय तो अब इतना है नहीं। आप देख लीजिए कि जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल है तो आप समझ लीजिए कि पहला बार जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करके विड्रॉवल का लास्ट टाइम था, उसके बाद से ही ना प्रचार शुरू कर सकते हैं। तो उसको देख लीजिए तो कितना दिन मिलेगा, 1 महीना भी नहीं मिलेगा, 1 महीना से भी कम मिलेगा। तो पूरे बिहार में 3 फेज में है, तो कितना भी चाहेंगे तो हम लोग हर जगह तो नहीं जाएंगे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी करेंगे, जाएंगे भी और शाम में लौट करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोगों से बातचीत करेंगे हम लोगों के मन में। लेकिन देख लेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान के मुताबिक हम किस तरह से अभियान चला सकते हैं, उसको देख करके उस हिसाब से अभियान चलाएंगे। देखिए, हमको लगता नहीं है कि उतना ज्यादा कोई वोट प्रतिशत पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है ना कि चुनाव का जब कैंपेन शुरू हो जाएगा और इसकी बात शुरू होगा तो लोग जाएंगे। क्योंकि हम जो देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो लोग कितने लोग दिख जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग कन्फाइंड रहेगा, हमको नहीं लगता। हमको लगता है कि जरूर लोग वोट देंगे और ठीक ही रहेगा वोट का प्रतिशत भी। मेरी अपनी समझ जो है, लोगों को जितना हम आज तक समझते हैं और जिस तरह से जो भी हमारा अपना अनुभव है, हालांकि ये तो एक बिल्कुल विचित्र चीज है, ऐसा तो दुनिया में कभी था ही नहीं, इस तरह की कोई बीमारी और ऐसा कोई चीज, तो एक तो पृथक स्थिति है। लेकिन फिर भी जो मुझको लगता है कि कैंपेन भी होगा और वोटर के रूप में लोग पार्टिसिपेट भी चुनाव टालने की बात करते हैं विपक्ष के लोग, कहते रहे कि चुनाव आयोग से हम लोग मिले हैं, चुनाव टल जाना चाहिए, अभी कोरोना ज्यादा है, चुनाव नहीं होना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो उसमें क्या है, देखिए, तो चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं। ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और चुनाव आयोग ने जो तय किया उसी के मुताबिक होना है। अब कोई नहीं चाहते थे वो क्या करेंगे, चुनाव भाग नहीं लेंगे। हमको तो ऐसा नहीं लगता कि कोई चुनाव, सब लोग चुनाव में भाग लेंगे। अब बोल जो भी रहे थे, आपको लगता है कोरोना काल में आपके जो लोगों के खाते में जो प्रवासी जो आए उनके खाते में पैसे या फिर अनाज का जो वितरण हुआ है, केंद्र सरकार हो जो फ्री राशन लोगों के खाते में पैसे, क्वारंटाइन सेंटर में जो आपने व्यवस्था की, इन चीजों का लाभ मिलेगा चुनाव में ये हो या? हम लोग तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि कोई लाभ या नुकसान की बात। वो तो मेरी ड्यूटी थी ना, हमने तो एक एक बात कह दिया लोगों। बाहर जो लोग थे फंसे हुए, सबका फोन पर लोगों को मालूम है किस तरह से बात किया गया। सीएम ऑफिस में, आरसी के यहां और आपदा प्रबंधन का जो दफ्तर है यहां, वहां पर टीम लगा करके एक एक आदमी की बात। और तभी तो हम कहे कि वहां के सरकार को कहेंगे और लोगों को 1-1 हजार रुपया का मदद। तो ये सब काम किए हैं और कई शहरों में और कई जगहों पर तो हम लोगों ने लोगों के खिलाने का भी इंतजाम किया। कौन सा काम नहीं किया। और जब लोग आए और बड़ा खुशी हुई कि ट्रेन की बात हम लोग भी चाहते थे, जब यहां पर आए तो यहां पर क्वारंटाइन सेंटर और जहां भी जिनको रखना था रखे। 8 जगह के लोग जो आ रहे थे उनको, बाकी लोगों को कहा गया होम आइसोलेशन में रहिए। सबको हम लोगों ने मदद किया। और क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रहे, आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5300 रुपया हम लोग खर्च किए। तो हर तरह से हम लोग को जो ड्यूटी थी, जो कर्तव्य था, तो हम अपना ड्यूटी करेंगे। ये हम थोड़ी चाहेंगे कि हम जो ड्यूटी कर रहे हैं तो इसका हमको लाभ मिलेगा या
सोचते ही नहीं है कभी। ये तो मेरा ड्यूटी करना मेरा फर्ज है, ये तो सेवा का अंग है। एनडीए का सीट शेयरिंग जो है अभी तक नहीं हो पाया, तो क्या ये सीट शेयरिंग फेज वाइज होगा या पहले होगा, या आप लोग चिराग पासवान के जाने का इंतजार कर रहे हैं कुशवाहा की तरह? नहीं, ऐसा होने का विचार हमको लगता है कि जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा, जल्दी से जल्दी हो ही जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि बिहार में काफी विकास हुआ है, प्रधानमंत्री आपकी लगातार तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये विकास जो है ये चिराग पासवान को दिखाई नहीं देता। इन सब बातों को भूल जाइए। वो बार बार हम उन बातों पर ध्यान दें। हम सबका सम्मान करते हैं। जो हमारे साथ एलाई होंगे उनका भी सम्मान करते हैं, और जो हमारे विरोधी हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। उनको अधिकार है मेरे ऊपर जितना बोलिए, हम नहीं बिना मतलब का बोलेंगे। हम थोड़ा बहुत भले ही कभी कभी जरूरत होता है तो बोल देते हैं, लेकिन हम सबको इज्जत करते हैं अपने स्वभाव के मुताबिक या अपनी आदत के मुताबिक, या कोई एडवाइजर एडवाइस देता होगा तो उसके सलाह पर कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ ट्वीट करना, ये लोगों का अपना काम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको नहीं पता। अब हम लड़ते हैं, इस सब के लिए लड़ते हैं। हम जहां हैं, जिस अलायंस में है, पूरे अलायंस के लिए ही हम लड़ते हैं। ये कोई हमको कहेगा, ये हमको आश्चर्य लग रहा है, इसको उठ रहे हैं। ये तो कैंडिडेट भी लड़ता है और पूरा चुनाव भी हम लड़ते हैं। वो सबका तो उस समय बताए थे। अब अगर जो एक्सप्लेन कर देते लोगों के सामने, तीनों बात कहाँ थी। इसलिए अब उसको, अब जो कुछ भी हुआ, चलिए पुरानी बातें हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि इतने दिनों से जो भी काम किया, अब आप याद कर लीजिए कि जो 15 में हमने ऐलान किया, आखिर अलायंस बदला, लेकिन एग्जीक्यूशन तो उसी का किया हमने ना। तो जो हम सब लोगों के, पूरे देश, पूरे बिहार के लोगों के सामने, जनता नहीं है, इनको अपना मालिक मानते हैं, उनके खिदमत में जो हम बात कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम तो वही करते हैं। आप देख लीजिए, कभी भी आप सब लोगों को ज्यादा बेहतर मालूम है, ऐसा थोड़ी कि नहीं मालूम है। तो जो हम कहते, आज भी जो हम कह रहे हैं, अगर मौका मिलेगा तो इस सब चीज को तो जरूर करेंगे, और इसके अलावा और कोई आवश्यक होगा उसको भी करेंगे। सर, ये इस बार जो घोषणा पत्र जारी होगा वो केवल जदयू का या पूरा एनडीए का हिस्सा? नहीं, जो चाहे कर सकता है, सब जो चाहे कर सकता है। तो मेरा अपना ड्यूटी है ना कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो हर बार बताते हैं कि अगली बार क्या करेंगे। तो अगली बार जो मेरे मन में बात है उसका हम ऐलान कर रहे हैं, ऐलान कर दिया। इसके अलावा भी और कोई काम होगा तो भी करना है। हो गया थैंक यू सर, हो गया सर। 2019 में बराबर इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या 2015 के अनुसार होगा या फिर 2019 में? इस सब की अभी कोई सार्वजनिक बातचीत की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सब धन्यवाद देते हैं।